अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फिजिक्स विद हामिद सऊद। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। फिर उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, व्हाट इज़ चार्ज, हाउ चार्ज कम्स ऑन बॉडी, एक बॉडी के ऊपर चार्ज किस तरह आता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक चार्ज किस तरह ट्रांसफ़र होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो हम आज इस लेक्चर में इन बातों को इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप यहाँ पे ये वाला वर्ड्स देख लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक हमारे पास इलेक्ट्रो है और दूसरा हमारे पास कौन सा वर्ड है, स्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब देखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज बेसिकली हमारे पास दो किस्म की होती है, या तो हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होगा या हमारे पास चार्ज हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टैटिक मीन्स रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल चार्ज एट रेस्ट। तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टडी करते हैं एट रेस्ट हालत में। अब यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रिकल चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रिकल चार्ज एक बॉडी के ऊपर किस तरह आता है। तो अमूमन तौर पे चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर आता है तो चार्ज आता कहाँ से है, तो चार्ज बेसिकली कम्स फ्रॉम एटम, एक एटम्स। अब देखिए यहाँ पर अमूमन तौर पे आपने पढ़ा होगा कि एक एटम, अगर आप देखिए एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस तरह पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर सेकंड ऑर्बिट में इसी तरह 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन भी होते हैं और साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, साथ साथ न्यूट्रॉन के साथ साथ हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इसके अलावा प्रोटॉन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक एटम अगर आप देख ले, एक एटम एज अ होल हमारे पास क्या होता है, एज अ होल हमारे पास न्यूट्रल होता है। ठीक है, एज अ होल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से मुराद ये है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। मीन्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल करेगा और नेट इफेक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब देखिए अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो चार्ज किस तरह आता है कि उस वक्त वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को जब रिलीज़ करता है तो रिलीज़ की सूरत में, अब देखिए यहाँ पर अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है या अगर ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसी सूरत में इस बॉडी के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। रिलीज़ की सूरत में अगर आप देखें, अगर एक बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, रिलीज़ की सूरत में उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्ट की सूरत में उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये अब देखिए एक बॉडी के ऊपर जब चार्ज आता है तो चार्ज बेसिकली किस तरह आता है, चार्ज जब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को या रिलीज करता है या वो बॉडी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो फिर उसी सूरत में उस बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो दो किस्म की है। एक हमारे पास, अब देखिए चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज हमारे पास क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखिए चार्ज हमारे पास कितने किस्म की है, दो किस्म की है। अब देखिए अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज हमारे पास दो किस्म की है। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा हमारे पास कौन सा है, प्रोटॉन है। ठीक है, अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज होता है, प्लस ई या सिंपल पी से भी हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो चार्ज है, चार्ज जब किसी बॉडी के ऊपर आता है
तो अमूमन तौर पे ये होता है कि वो चार्ज क्या करता है, चार्ज बॉडी के अराउंड पर एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो क्या करता है, दूसरे चार्ज बॉडी को या तो वो अट्रैक्ट करता है या इसको क्या करता है, रिपेल करता है। जिस तरह एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड पाया जाता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आप एक दूसरा मैग्नेट आप करीब लाते हैं तो वो क्या करता है, उस मैग्नेट को या तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या इसको रिपेल करेगा, लेकिन वो पोल पे डिपेंड करता है कि पोल कौन से है आपस में। लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर चार्ज हमारे पास कि उसकी एक प्रॉपर्टी है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, अब देखिए कि वो या तो दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या इसको क्या करता है, या इसको रिपेल करता है। तो ये उसकी एक अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो हम यूँ कहते हैं कि चार्ज एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हम क्या कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट क्रिएट फोर्स, दैट क्रिएट फोर्स। तो ये क्या करता है, ये फोर्स को क्रिएट करता है। अब फोर्स आपके पास पॉजिटिव भी हो, फोर्स आपके पास अट्रैक्टिव भी हो सकता है, आपके पास रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन अब अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा? अब देखिए यहाँ पर अगर हम यूँ कह दें कि यहाँ पर दो चार्जेस के दरमियान अगर हम ये सपोज कर लें कि दो चार्जेस के दरमियान या तो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन अगर हमारे पास दोनों सेम चार्जेस है, अब यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर दो सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस पे हमारे पास कौन सा फोर्स, सेम चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाया जाता है वो कौन सा फोर्स होता है, वो रिपल्जन फोर्स होता है। मीन्स कि दे आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस है, अपोजिट चार्जेस मीन्स के यहाँ पर अगर अपोजिट चार्जेस है तो फिर तब जाके ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्जेस से मुराद है कि नेगेटिव चार्ज, अब एक नेगेटिव चार्ज, ये अगर आप दोनों को करीब लाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या पॉजिटिव चार्ज अगर दोनों को करीब लाएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप अपोजिट चार्जेस के केस में देख रहे, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर दोनों को आप करीब लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम यूँ कहते हैं कि सेम चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज मैंने आपको शुरू में बताया कि चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज दो किस्म की है, या तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या बॉडी एज अ होल हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल मीन्स कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें है, प्रोटॉन्स है, उतने नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कि ये बॉडी एज अ होल हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। अब देखिए कि यहाँ पर हम यूँ कहते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज हमारे पास दो किस्म की, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि हमारे पास किसके ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर है। ये प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के ऊपर जो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितनी है, मैग्नीट्यूड, अब देखिए यहाँ पर चार्ज अमूमन तौर पे एक बात याद रखें कि चार्ज को हम किस से रिप्रेजेंट करते, क्यों से रिप्रेजेंट करते, ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम किस से रिप्रेजेंट करते, क्यों से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, मैं सपोज करते कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटॉन है, इसके साथ प्लस साइन आएगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर चार्ज दोनों पे सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो ये -e और ये हमारे पास क्या है, +e। और दोनों का जो मास है, अगर आप देखें दोनों का मास, अगर आप देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, और इसके अलावा मास ऑफ प्रोटॉन कितना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम, और इसके अलावा जो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.27 × 10⁻1.67 × 10⁻27 किलोग्राम।
अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का जो मास है, मास डिफरेंट है और मास को हम कैलकुलेट करते एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू, मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसको हम कहते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हम इन चार्जेस की मासेस को हम क्या कर सकते हैं, मासेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब चूंकि चार्ज का इंट्रोडक्शन हो रहा है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज अगर आप देखें, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। हमारे पास क्या यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब देखिए 1 कूलम किसके बराबर होगा, कूलम अमूमन तौर पे हम एक मैथमेटिकल फॉर्म है, Q इज इक्वल टू आई टी, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहां से Q इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ से आप देखिए चार्ज की यूनिट हमारे पास क्या, कूलम है, और 1 कूलम किसके बराबर है, 1 कूलम बराबर है, करंट का यूनिट 1 एम्पियर है, और इसके अलावा टाइम का यूनिट 1 सेकेंड है, ठीक है। तो अब देखिए 1 सेकेंड और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम। अब 1 कूलम को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, 1 कूलम को हम यू डिफाइन करेंगे, इन अ गिवन कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर आपके पास, इन अ गिवन कंडक्टर इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 1 सेकेंड, अगर 1 एम्पियर करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज वुड बी 1 कूलम। तो उस कंडक्टर में जो चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा, वो 1 कूलम होगा। अब देखिए 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हो सकते हैं। अब देखिए 1 कूलम में हमारे पास, 1 कूलम में हमारे पास कितने से 6.25 इंटू 10 पावर प्लस 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 कूलम चार्ज में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज में आ सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं, कैलकुलेशन के लिए आप देखिए अमूमन तौर पर आपने देखा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 1.6 को अगर आप इधर शिफ्ट करें तो यहाँ पर डिवाइड होगा, 1.6 इंटू 10 पावर -19 इधर आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे, यहाँ पर क्या रह गया, 1 कूलम रह गया। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंटू इज इक्वल टू 1 कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज में अगर हम ये कह दें कि एक बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, तो उससे मुराद ये होगा कि उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने चार्ज पार्टिकल उस बॉडी में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज। एक बॉडी के ऊपर, ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज था, एक बॉडी के ऊपर अगर चार्ज आता है तो उस चार्ज को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, तो चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए अमूमन तौर पे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, Q इज इक्वल टू NE। अच्छा, अब इस फार्मूले के साथ हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं कि जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट की सूरत में फिर तब जाके उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो उस केस में फार्मूला क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू -NE। अगर एक बॉडी चार्ज को रिलीज करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, तो रिलीज की सूरत में उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, Q इज इक्वल टू +NE। मीन्स के आप चार्ज को एक बॉडी के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं, आया वो बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करता है, आया वो बॉडी चार्ज को रिलीज करता है, तो फिर उसके मुताबिक आप माइनस और प्लस का साइन लगा सकते हैं। अब देखिए अमूमन तौर पे इस तरह होता है कि अगर हम ये कह दें कि एक बॉडी है, अगर वो 4 कूलम चार्ज को एक्सेप्ट करता है और 3 कूलम चार्ज को क्या करता है, रिलीज करता है, तो फिर उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो जाहिर बात है 1 कूलम चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि लेट सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, एक बॉडी है, वो कितने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है,
4 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्ट की सूरत में तो मैंने आपको ये बताया कि एक्सेप्ट की सूरत में माइनस साइन आएगा, लेकिन रिलीज की सूरत में कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। तो टोटल नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज अब देखें, रिलीज की सूरत में हमारे पास प्लस है तो 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं प्लस 4e, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर 3e। तो यहाँ पर उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो प्लस e होगा। ठीक है, तो ये अब देखिए ये प्लस e चार्ज इस बॉडी के ऊपर होगा। आपके पास बॉडी के ऊपर माइनस ई चार्ज भी हो सकता है। कभी कभार इस तरह भी सवाल किया जाता है कि ना बॉडी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते ना बॉडी रिलीज करते, बल्कि ये कहा जाता है कि एक बॉडी है, उस बॉडी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो -7 और 5 प्रोटॉन्स है तो +5e। तो यहाँ पर हमारे पास उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा, वो हमारे पास -2e आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में इसमें 4 किस्म की प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने लिख दी। एक एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, और एक कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, और 4th नंबर पे हमारे पास इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसके अलावा कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है, वो किस तरह के जो चार्जेस है वो आपस में एक दूसरे को कब रिपेल करते हैं, कब अट्रैक्ट करते हैं, एक बॉडी के ऊपर चार्ज आता किस तरह है, वो एक जनरल सी प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहले नंबर पे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मीन्स के चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड किस तरह करते हैं, एडिशन अगर आप देखें, एडिशन मीन्स के यहाँ पर चार्ज फॉलो दी मीन्स के यहाँ पर फॉलो करता है अलजेब्रिक मेथड्स, अलजेब्रिक मेथड ऑफ एडिशन मीन्स के अलजेब्रिक मेथड ऑफ एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। अगर हम लेट सपोज एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर अगर हम ये कह दें, लेट सपोज यहाँ पर ये बॉडी है और इस बॉडी में हम ये कह दें कि यहाँ पर कितने चार्ज है, लेट सपोज एक चार्ज क्यों 1 है, और एक चार्ज क्यों 2 है, एक चार्ज क्यों 3 है, और एक चार्ज क्यों 4 है। तो हम सिंपल तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्यों इज इक्वल टू क्यों 1 प्लस क्यों 2 प्लस क्यों 3 प्लस क्यों 4। अब देखिए, अगर ये चारों सेम चार्जेस है या अपोजिट चार्जेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, तो इनकी आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल एडिशन कर सकते हैं। आप देखिए, लेट सपोज अगर हम ये कह दें कि लेट सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर लेट सपोज यहाँ पर चार्ज कितना है, चार्ज अगर हम ये कह दें कि लेट सपोज इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, लेट सपोज 4 प्रोटॉन्स है, लेट सपोज 4 प्रोटॉन्स है, पॉजिटिव चार्ज कितने 4 है और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं 2 है। तो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये भी आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो नेट चार्ज क्या आएगा, इन 2 पॉजिटिव चार्ज का आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा, वो हमारे पास +2e चार्ज आ जाएगा इस बॉडी के ऊपर। तो हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से मुराद है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड से मुराद यह है कि चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड न तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं नॉर डिस्ट्रॉय, हम इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बट द टोटल नेट चार्ज ऑन अ बॉडी will remain constant। तो एक बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक बॉडी के ऊपर अगर हम ये कह दें, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर 2 बॉडी है, लेट सपोज एक आप ग्लास रॉड ले लें, ठीक है, लेट सपोज ये ग्लास रॉड है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या ग्लास है, अब यहाँ पर हमारे पास एक सिल्क है, ठीक है।
अब दोनों एज अ होल हमारे पास क्या न्यूट्रल है, ठीक है। तो चार्ज जब भी एक बॉडी के ऊपर आता है या तो रबिंग की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से, तो अब देखिए यहाँ पर ग्लास जो है, ग्लास को अगर हम इस सेल के साथ रब करें, दोनों एज अ होल न्यूट्रल है, इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसमें जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। एज अ होल हमारे पास इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज हमारे पास कितना है, नेट चार्ज इस दोनों बॉडी के ऊपर 0 है। अगर आप इसका चार्ज और इसका चार्ज अगर आप ऐड करेंगे तो नेट चार्ज हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में रब करते हैं। रब करने की सूरत में यहाँ पर इस ग्लास से सेल की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज 5 इलेक्ट्रॉन चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर, अब देखिए मैंने आपको शुरू में बताया लेक्चर के शुरू में कि जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसी सूरत में उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर एक तीसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, चौथा, इस तरह 5 इलेक्ट्रॉन लेट सपोज इस बॉडी ने, ग्लास ने रिलीज किए, और इस सेल ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया, -5e, और इस ग्लास के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +5e। तो इससे मुराद ये हुआ कि यहाँ पर ग्लास और सेल को रब करने से कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए सेल की तरफ, तो इसके ऊपर -5e चार्ज आ गया, यहाँ पर इसके ऊपर +5e चार्ज आ गया। लेकिन अगर फिर भी अगर आप फाइनल नेट चार्ज देखेंगे तो फाइनल नेट चार्ज हो +5e और यहाँ पर -5e, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे फिर भी नेट चार्ज क्या आएगा, नेट चार्ज हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम क्या करते हैं, हम यूँ कहते हैं कि चार्ज इज कंजर्व। चार्ज आप क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या आप इस तरह कर सकते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन टोटल नेट चार्ज जो होगा एक बॉडी के ऊपर वो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट, उसी तरह कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हाँ अलबत्ता एक और सिचुएशन है, हम इसको डिस्ट्रॉय और इसके अलावा क्रिएट कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। वो किस तरह, वो पेयर की फॉर्म में हम इसको पेयर की फॉर्म में, जब चार्जेस पेयर की फॉर्म में हो तो फिर हम तब जाके इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ पे होता है, अब देखिए जब हम इसको आगे जाके सेकेंड ईयर जो लास्ट 3 चैप्टर है जब हम उसमें पढ़ेंगे, उसमें वहाँ पर 2 प्रोसेस फिनोमेना कर होते हैं। एक प्रोसेस है जिसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, और एक प्रोसेस है जिसको हम पेयर इनहाइलेशन। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन, और दूसरा जो प्रोसेस है वो हमारे पास कौन सा है, पेयर इनहाइलेशन, ठीक है, पेयर इनहाइलेशन, ठीक है। अच्छा अब ये 2 प्रोसेस है। अब पेयर इनहाइलेशन और जो पेयर प्रोडक्शन है, इन दोनों प्रोसेस में ये है कि यहाँ पर पेयर इनहाइलेशन में अगर आप देखें उसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में कम क्लोज टू ईच अदर, तो वो क्या करते हैं, जब आपस में करीब आते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इनहाइलेट करते हैं। इनहाइलेशन की सूरत में यहाँ पर क्या होता है कि इनहाइलेशन की सूरत में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ गेमा रेज फोटॉन्स इमिट करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये फोटॉन्स जो इमिट करते हैं, गेमा रेज फोटॉन्स को क्या करती है, इमिट करती है। तो अब देखिए यहाँ पर गेमा रेज फोटॉन्स और उसके पास जो एनर्जी होती है E=hf होती है, ठीक है। अच्छा और इस गेमा रेज फोटॉन्स के पास हमारे पास जो एनर्जी किसकी इक्वल होती है, hf के बराबर होती है। वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पास जितनी एनर्जी है उसके बराबर होती है। तकरीबन एक गेमा रेज फोटॉन्स के पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर होगी, ठीक है। इसके अलावा
कभी कभार इस तरह के एक गेमा रेस फोटॉन्स आता है और वो क्या करता है, अगर उसके पास यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर दो गेमा रेस फोटॉन्स इमिट होते हैं, एक के पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, दूसरे के पास भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन में ये होता है कि एक गेमा रेस फोटॉन आता है और अगर उस गेमा रेस फोटॉन्स के पास अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है या इसके बराबर है, फिर तब जाके वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेयर प्रोडक्शन, पेयर इनहालेशन जब हम मॉडर्न फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हम इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में। लेकिन अगर पेयर की फॉर्म में आपने इसको क्रिएट भी किया या आपने इसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन फिर भी बॉडी के ऊपर टोटल नेट चार्ज फिर भी रिमेन कांस्टेंट होगा, उसमें चेंज नहीं आता। वो क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर लेट सपोज यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि लेट सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी में अब ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की तादाद कितनी है? 3 है, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? वो हमारे पास कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों, अगर आप देखिए यहाँ पर दोनों के ऊपर जो नेट चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज हमारे पास 0 है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में कम क्लोज टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करे, ये भी आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करे, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ पर एक बॉडी के अंदर इस तरह होता नहीं है, लेकिन वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये आपस में एक दूसरे को इनहालेट करे, अब फोटॉन के ऊपर तो चार्ज नहीं होता, फोटॉन तो चार्जलेस होता है। अब यहाँ पर जब वो आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, तो फिर तब जाके वो क्या करते हैं? फोटॉन्स को इमिट करते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक प्रोटॉन रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया, फिर भी अब देखिए सेम चार्जेस, सारे अपोजिट चार्जेस है, इक्वल नंबर है, फिर भी नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि द टोटल नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल रिमेन कांस्टेंट, वो हमारे पास उसी तरह कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मुराद ये है, यहाँ पर मैं इसको चूंकि मिटाना पड़ेगा। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज क्वांटाइज। इससे पहले जो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि चार्ज को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, तो चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, Q इज इक्वल टू NE। अब देखिए एक बॉडी के ऊपर, अगर एक बॉडी है, लेट सपोज यहाँ पर एक बॉडी है, अगर उस बॉडी से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते? रिलीज करते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा? उस बॉडी के ऊपर +E होगा। ठीक है, अगर उस बॉडी से आप 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर क्या होगा? चार्ज कितना होगा? +2E होगा। इसी तरह अगर एक बॉडी से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा? +3E होगा। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप रिलीज करते हैं, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज जो होगा वो -NE होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी +NE होगा। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा था +-NE के चार्ज को हम कैलकुलेट करते हैं Q इज इक्वल टू +-NE। जो +-NE है, अब देखिए यहाँ पर +-NE, इससे मुराद ये हो कि चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड is charge, total charge on the body is equal to integral multiple of elementary charge। ये जो हमारे पास E है, इस E को हम क्या कहते हैं? इस E को हम क्या कहते हैं? elementary charge। ठीक है, what is elementary charge? elementary charge is the minimum possible charge on the body। एक बॉडी के ऊपर जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज आता है, एक बॉडी के ऊपर चार्ज जो मिनिमम सबसे कम से कम जो चार्ज आएगा, या तो +E होगा या -E होगा, और उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। अब देखिए जो n है, n इज द इंटीग्रल मल्टीपल, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, अप टू सो ऑन, अप टू n तक आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें +1 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस, इसी तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए अगर एक बॉडी है,
एक बॉडी है वो चार्ज को एक्सेप्ट करता है, तो उसी सूरत में इसके ऊपर माइनस ई चार्ज होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर माइनस 2e होगा। इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो माइनस 3e होगा। इसी तरह अगर n इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, माइनस ne होगा। तो इससे मुराद ये हुआ कि यहाँ पर एक कंटिन्यूटी पाई जाती है इसमें 1 2 3 या 1 2 3 4 अप टू n तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज हमारे पास क्या क्वांटाइज फॉर्म है। चार्ज कभी भी इस तरह नहीं होता कि चार्ज फ्रैक्शन की फॉर्म में, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया +2/3 या +2/3e या +1/5e या -1/5e। चार्ज कभी भी इसी तरह फॉर्म में नहीं आता, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आता। हाँ अलबत्ता एक सिचुएशन में फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है, वो किस तरह का, आप देखिए एक बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में चूँकि यहाँ पर एक न्यूक्लियस के अंदर अगर आप देखें, एक हमारे पास एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इन प्रोटॉन्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं। प्रोटॉन्स में 2 अप क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स में हमारे पास 1 अप क्वार्क्स होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स में हमारे पास 1 डाउन क्वार्क्स होता है और इसके अलावा न्यूट्रॉन में हमारे पास 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन जो हमारे पास क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स बेसिकली एक प्रोटॉन्स के अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं और इसके अलावा न्यूट्रॉन में कितने क्वार्क्स होते हैं, 3 क्वार्क्स होते हैं। एक क्वार्क्स में जो अप क्वार्क्स होता है, अप क्वार्क्स के ऊपर +2/3e होता है और जो डाउन क्वार्क्स होता है, डाउन क्वार्क्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, वो -1/3e होता है। इसी तरह यहाँ पर भी अप क्वार्क्स के ऊपर +2/3e होता है और डाउन क्वार्क्स के ऊपर -1/3e चार्ज होता है। लेकिन अब देखिए प्रोटॉन्स में अगर आप देखें, लेट्स सपोज प्रोटॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज 2 अप क्वार्क्स होते हैं +2/3e और इसके अलावा +2/3e और इसके अलावा एक डाउन क्वार्क्स -1/3e। जब आप इसको ऐड करेंगे 3 LCM होगा तो यहाँ पर 2 + 2 4 4 - 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर e, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +e। 3 3 कैंसल, तो एक प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, +e चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप न्यूट्रॉन पे देख लें तो न्यूट्रॉन्स में अगर आप देखें इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज अगर आप देख लें, चार्ज अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक अप क्वार्क्स है, अप क्वार्क्स के ऊपर कितना चार्ज है, +2/3e। 2 डाउन क्वार्क्स है, -1/3e -1/3e। तो आप जब इसको ऐड करेंगे 3 LCM होगा, 2 -1 -1, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 / 3 0, तो इसका मतलब कि चार्ज कितना होगा, चार्ज हमारे पास 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर चार्ज फ्रैक्शन की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया और उस बॉडी से प्रोटॉन चला गया, या उस बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क्स है वो चले गए, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर एज अ होल चार्ज जो है, या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एज अ होल चार्ज है, वो क्वांटाइज फॉर्म में है, ठीक है। तो एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है, एक बॉडी के ऊपर एज अ होल, वो क्वांटाइज फॉर्म में होता है। अगर आप देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक बॉडी से क्वार्क्स चला गया और उस बॉडी पे +2/3 चार्ज आ गया या -2/3 चार्ज आ गया, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोटॉन्स की एक इंटरनल मीन्स कि एक प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स के अंदर क्वार्क्स है, वहाँ से क्वार्क्स निकलते नहीं है, तो इस वजह से एज अ होल प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो +e होगा। 2 प्रोटॉन्स है +2e, 3 प्रोटॉन्स है +3e। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स है +-e, 2 इलेक्ट्रॉन्स है -2e। तो एज अ होल हमारे पास जो चार्ज होता है एक बॉडी के ऊपर, वो क्वांटाइज फॉर्म में होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर एक चार्ज, एक बॉडी से क्वार्क्स चले जाते हैं, फिर उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में मीन्स के चार्ज हमारे पास कैसे क्वांटाइज फॉर्म में होता है, रेदर देन फ्रैक्शन की फॉर्म में चार्ज कभी भी बॉडी के ऊपर नहीं आ सकता। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट वन प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास कौन सी है, लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इनवेरिएंस ऑफ चार्ज को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज जो 4th नंबर पे जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें यह है कि अगर एक बॉडी
अगर एक बॉडी रेस्ट हालत में भी हो सकती है और एक बॉडी मोशन हालत में भी हो सकती है। अब देखिए, लेट सपोज एक बॉडी रेस्ट हालत में है और एक बॉडी मोशन हालत में है, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर +2e चार्ज है, ठीक है, लेकिन ये बॉडी रेस्ट हालत में v = 0 है। लेकिन अगर एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर +2e चार्ज है, तो यहाँ पर अगर ये बॉडी रेस्ट हालत में है, अगर ये बॉडी मोशन हालत में, मीन्स कि हमारे पास क्या है, उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या है, मीन्स कि यहाँ पर ये मोशन हालत में है, फिर भी इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो फिर भी +2e होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार्ज ऑन बॉडी एट रेस्ट, अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज जितना रेस्ट पे होगा उतना ही उस बॉडी के ऊपर चार्ज हमारे पास क्या होगा, मोशन हालत में भी होगा। मीन्स के इनवेरियंस ऑफ चार्ज से मुराद है कि चार्ज ऑन बॉडी एट रेस्ट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन बॉडी इन मोशन। तो ये था आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से। तो अब देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने डिस्कस की। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस के दरमियान जो फोर्स पाया जाता है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अपोजिट चार्जेस जो होती है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करती है। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, तो ये इन के दरमियान जो फोर्स है, उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो कूलम लॉ पे होगा। उम्मीद है लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो भी आपके जहन में जो भी सवाल आता है लेक्चर के मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आप कमेंट्स आप ज़रूर कर सकते हैं। और जो भी सवाल आपके जहन में आता है आप सवाल करते जाए, तो मुझे खुशी भी होगी, खुशी भी होगी कि आपकी तरफ से फीडबैक भी मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जितने सवाल है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारे सवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं इनके जवाब मैं थ्रू वीडियो प्रॉपर तरीके से मैं हर एक सवाल का जवाब दूँगा, ठीक है। थैंक यू, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।